दोस्तों नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो कुमाऊं वाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज में अपन रेडियो अपन बात। आप सबको मालूम ही है कि हम समय समय पर कुछ खास लोगों से बातचीत कर आप तक आपसे जुड़ी जानकारियों को पहुंचाते हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर प्रदीप मेहता जी, और जो कि यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कहा जाता है, तो उसके स्टेट हेड हमारे साथ में हैं। डॉक्टर साहब, आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन रेडियो कुमाऊं वाणी में। बहुत बहुत धन्यवाद कार्तिक जी। जी सर, सतत विकास लक्ष्य जब हम कहते हैं, सतत विकास लक्ष्य है क्या? जी सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कार्तिक जी ने बोला सतत विकास लक्ष्य है ना, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये काफी लोग जानते भी होंगे, लेकिन अगर हम इसके बारे में विस्तार से जाने तो मैं शुरुआत करूंगा कि जो 1992 में जून 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में एक अर्थ समिट हुई थी, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जिसमें 178 देशों ने एजेंडा 21 जो था उसको अडॉप्ट किया था। और उसमें हम लोग ने पूरे पृथ्वी में, मतलब पूरे विश्व में जो भी हमारी समस्याएं थी उसके ऊपर एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बनाए थे। तो उसको मिलेनियम डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। लेकिन सन 2015 में इन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को बदल के आपका SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट लक्ष्य इनको बना दिया गया। ये लक्ष्य वो लक्ष्य हैं जिनके ऊपर ये कार्य किया गया कि जो भी हमारी समस्याएं थी, जैसे कार्की जी आपने पहले बोला, चाहे वो सामाजिक परेशानी है या हमारी पर्यावरणीय है, तो उस तरीके की जितनी भी इस पृथ्वी के लिए जो मुख्य आपकी दिक्कतें हैं, जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, उसके लिए ये 17 SDGs को बनाया गया कि जिसपे हमको कार्य करना चाहिए। सतत का मतलब है कि सस्टेनेबल, यानी कि जो कुछ हमको मिल रहा है वो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को भी मिले। तो इस तरीके से ये 17 अगर लक्ष्य समय है, तो मैं इन लक्ष्यों को भी बारे में भी बहुत संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। जैसे हमारा लक्ष्य एक है नो पॉवर्टी, यानी कि गरीबी ना रहे। दूसरा लक्ष्य है वो है जीरो हंगर, यानी कि भूखमरी ना रहे। तीसरा हमारा हेल्थ के ऊपर है कि सबको एक बेहतर स्वास्थ्य मिले। चौथा हमारा है क्वालिटी एजुकेशन। एजुकेशन तो मिलती है, लेकिन एक गुणवत्ता वाली एजुकेशन सभी लोगों को, इस विश्व के सभी वर्गों को मिले। जेंडर इक्वालिटी, जेंडर महिला पुरुष ही नहीं है, बल्कि उसमें तीसरा जेंडर जो ट्रांसजेंडर है या जिन्हें हम किन्नर कहते हैं, उन सब की इक्वालिटी, उनको हर चीज में समान अवसर मिले, चाहे वो पढ़ाई में है, चाहे उनको रोजगार मिले। ऐसे ही जो छठा लक्ष्य है वो है स्वच्छ पानी और सैनिटेशन, यानी कि आपका शौचालय वगैरह। सातवां है कि हमारा जो खरीदने के सामर्थ्य लोग रहे, ऐसी क्लीन एनर्जी, यानी कि आप देख रहे हैं पहाड़ों में खासतौर पे हमारी माताएं बहनें बिल्कुल आपके धुएं वाले उसमें रहती हैं, चूल्हों में रहती हैं, लेकिन उनको हम क्लीन एनर्जी दे सकते हैं बायोगैस के माध्यम से, सोलर के माध्यम से या बिजली के माध्यम से। ऐसी एक है कि आप अच्छा कार्य और किस तरीके से हम जो हमारी इकोनॉमी है, हमारी जो आमदनी है, उसे हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। 9वां है इंडस्ट्री जो हमारी है, उद्योग जो है, और इनोवेशन की क्या हम नया कर रहे हैं और कैसा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, आधारभूत जो सुविधाएं हैं। 10वां है रिड्यूस इनइक्वालिटी, अंग्रेजी में बोलते हैं, लेकिन जो हमारे विभिन्न वर्गों में जो आपका काफी गैप है, उसको हम कैसे उसको कम कर सकते हैं। 11 है हमारा सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, की हमारे जो शहर हैं वो कैसे सतत हों, हमारी जो समुदाय है वो कैसे सतत हों। और 12वां है कि हम किस तरीके से जो है वो उत्तरदायी बने, कोई भी चीज है, चाहे वो भोजन है या हमारे दूसरे रिसोर्स हैं, उसका दुरुपयोग ना करें, उसका हम सही से उत्पादन करें और सही से उसका उपयोग करें। 13 क्लाइमेट एक्शन, जो कि आप जानते ही हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें हम क्या कुछ कर सकते हैं। 14 है लाइफ बिलो वाटर, पानी के नीचे रहने वाले जीवों के बारे में है, वो भी हमारे लिए जरूरी है। 15 है जीव जो पृथ्वी के ऊपर है, जो धरती के ऊपर है, उनके ऊपर। और 16 है कि इस धरती पे जो है वो शांति रहे, जस्टिस सबको मिले, सबको न्याय मिले, इस तरीके के हमारे इंस्टीट्यूशन हैं वो स्ट्रांग हो। और 17 है कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें पार्टनरशिप की जरूरत होती है, आपस में एक दूसरे को सहयोग करने की जरूरत है, डिपार्टमेंटों के साथ काम करने की जरूरत है, समुदायों के साथ करने की जरूरत है, और देशों को साथ में इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता है।
इसमें सर सतत विकास लक्ष्य एजेंडा 2030, अभी तो 22 है, 8-30 की बात हम करते हैं, तो ये जो 2030 है ये समुदाय के लिए कैसे महत्वपूर्ण है? क्या खासियत है सतत लक्ष्य एजेंडा 2030 जब हम कहते हैं, तो इसमें हमने क्या अपने लिए तय किया है कुछ? देखिए, ये तो है लक्ष्य, और इन लक्ष्य के अंदर भी जो है वो आपके टारगेट होते हैं, जिसको एक देश को देश के अंदर भी इसको जो प्रदेश हैं उनको पूरा करना पड़ता है, और उस टारगेट के अंदर एक्शंस दिए हुए हैं कि हमको क्या कार्य कर रहे हैं इनको प्राप्त करने के लिए। तो अब यही है कि ये सारी चीजें हैं, जैसे अगर हम कहें गरीबी को हमें मिटाना है, तो किस तरीके से एक देश, एक प्रदेश काम करे कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिलाना है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में है, चाहे वो इंडस्ट्रीज में है, या दूसरी चाहे गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, तो उसको हम किस तरीके से बेहतर और किस तरीके से कम कर सकते हैं। तो एक तरफ तो सरकार का ये कर्तव्य बन जाता है कि इन सतत विकास, क्योंकि जो यूएन है, संयुक्त राष्ट्र है, उसमें भारत भी एक पार्टी है, तो भारत को भी रिपोर्ट करना पड़ता है कि वो इन सतत विकास लक्ष्यों को किस तरीके से पूरा कर रहा है, उन्होंने क्या कार्य योजना बनाई है और क्या कुछ उन्होंने अर्जित किया है इन कितने वर्षों में। और ये एक संयुक्त राष्ट्र ने 15 साल का एक लक्ष्य रखा है कि इन जो 17 लक्ष्य हैं इनके ऊपर सबको कार्य करना होगा। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड ने काफी अच्छा किया है पिछले कुछ वर्षों में। जो पहली एक रैंकिंग थी उसमें उत्तराखंड अपने तमाम प्रदेशों में 10वां था, लेकिन जो अभी पिछले वर्ष की जो रैंकिंग आई है उसमें उत्तराखंड 4थे स्थान पे हो गया। अच्छा। तो यानी कि जो हमारा कार्य करना है, जिसको हम डॉक्यूमेंट भी सही से कर रहे हैं, तो उसमें उत्तराखंड की जो है वो स्थिति अच्छी है और हम लोग अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं कि ये 17 जो लक्ष्य हैं ये बड़ा एक टारगेट है, और उनको पूरा करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित किए हैं जो कि 170-69 के आसपास हैं, और उन्हीं के आधार पर हम इन अलग अलग लक्ष्यों की पूर्ति में कहाँ तक आगे बढ़े हैं उनको आंक सकते हैं, और जिसको लेके राज्य स्तर पर अलग एक रूपरेखा, कार्यशैली का एक प्रारूप बनाया जाता है, और नेशनल लेवल पर अलग तरीके से, ताकि हम अपने को माप पाएं कि हम इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कहाँ पहुंचे हैं। सर, इसमें हम समुदाय की भूमिका कैसे देखते हैं? पंचायतें हैं या गांव के लोग हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर आप इन तमाम लक्ष्यों को देख रहे हैं तो हमारे ग्रामीणों की, हमारी पंचायतों की अहम भूमिका है, क्योंकि जब ग्रासरूट पे, जब धरातल पे इन चीजों को उतारना पड़ता है तो गवर्नमेंट की सारी स्कीम किसी न किसी जो ये सतत विकास लक्ष्य हैं उसको वो एड्रेस करती है, उसको वो पूर्ण करती है। तो वहां पर अगर हम उन स्कीमों का संचालन ढंग से करें, अपने स्कूलों में बेहतर एजुकेशन, एक टीचर है तो वो एक कैसे बेहतर एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन वहाँ पर दे सकता है। पंचायतों की भी भूमिका है कि वो देखें अपनी पंचायत के स्कूल्स किस तरीके से चल रहे हैं, उनके वहाँ जो फंड्स आ रहे हैं, जो सतत विकास के कहीं ना कहीं सब लिंक्स रहते हैं, तो उनका संचालन कैसे हो रहा है। जो गवर्नमेंट की स्कीम आ रही है, चाहे वो उद्यान से संबंधित है, चाहे वो मेडिसिनल प्लांट से संबंधित है, हमारे तमाम विभाग हैं जो आप अगर इन सतत विकास लक्ष्यों को देख रहे हैं तो हर विभाग कुछ न कुछ काम कर रहा है। तो हमारे पंचायतों को और हमारे लोगों को ये जागरूक होना है कि कहाँ कौन सी स्कीम उनके लिए है, कहाँ वो बेहतर कर सकते हैं। और जैसा हमने एक बात की थी, जो 17वां लक्ष्य है वो है पार्टनरशिप का, तो उनका बहुत अहम रोल है इन पार्टनरशिपों को बनाने में, इन स्कीमों को धरातल में लाने के लिए। और साथ ही देखिए, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, मैं तो आपने शुरू में भी बोला कि हम ये देखें कि हम एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के नाते हम इस धरती के लिए क्या कर रहे हैं, समाज के लिए क्या कर रहे हैं। अगर मैं अपनी कृषि के काम से ऐसा है कि 4 लोगों को रोजगार दे सकता हूँ, तो मैं आपका लोगों को एक बेहतर एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ। अगर मैं ये देख रहा हूँ कि क्या कहते हैं, मैं समाज में कोई अच्छा कार्य कर रहा हूँ, तो वो अपना कहीं ना कहीं किसी सतत विकास लक्ष्य को पूरा कर रहा है। अगर हम कोई भी जीव है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि लक्ष्य 15 की, जिसमें लाइफ ऑन लैंड की बात कर रहे हैं कि धरती के ऊपर के, अगर हम मौन पालन का काम कर रहे हैं, या हम अपने वहाँ आसपास का जो वातावरण है उसको ऐसा शुद्ध रख रहे हैं कि वहाँ की पतंगे सब लोग हैं, तो आप इन लक्ष्यों के लिए भी आप कार्य कर रहे हैं।
तो अभी आप अगर हमारे ये जो शहर हैं आप देख रहे हो तो वहां पर जो जैव विविधता है वो कम होती जा रही है, लेकिन पहाड़ों में अगर आप देखें तो जैव विविधता बहुत अच्छी है और हमारे लोग जो हैं वो जानते हैं जैव विविधता का महत्व क्या है, उनको मालूम है कौन सी प्रजाति किस चीज के लिए है, क्या चीज उनको शहद दे रही है, क्या चीज से उनकी जराती ये भेजक बन रहे हैं, क्या चीज जड़ी बूटी है, कौन सी चीज खाने की है। तो वो हमारे जो पर्वतीय लोग हैं वो वैसे ही जागरूक हैं, वो कहीं ना कहीं सतत विकास जो कार्यों में है उनमें योगदान उनका बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात आपने कही सर। आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि सामुदायिक रेडियो के माध्यम से आप हमारे सुनने वाले श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो मैं ये आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि इसके लिए आप जागरूकता बढ़ाएं, अपने बच्चों को भी बताएं और अपने बच्चों को भी इन सतत विकास कार्य करने के लिए हमने एक स्कूल का भी कार्यक्रम यहाँ पर अभी प्रारंभ किया है। अच्छा। स्कूल के बच्चे ये जाने कि भाई ये जितने भी सतत विकास है ये यानी कि पूरे विश्व में कहीं ना कहीं समस्या है और इन्हीं से रोजगार भी लेंगे। अगर आप इन लक्ष्यों के लिए काम करना चाहते हैं तो आप अपना करियर भी चुन सकते हैं। तो एक तो ये, और दूसरा जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी आप गाँव में चाहे कृषि कर रहे हैं, चाहे आपके जो भी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी है, तो आप ये देखिए कि किस तरीके से आप इन लक्ष्यों के लिए काम कर सकते हैं। और अगर आप इन लक्ष्यों के बारे में ज्यादा नहीं भी जानते हैं तो बस आप ये ख्याल रखें कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो पर्यावरण के विरुद्ध ना हो, समाज के विरुद्ध ना हो। अगर आप ये दो चीजें कर रहे हैं तो आप ये तमाम सतत विकास लक्ष्य जो हैं उनके लिए कार्य करें। जरूर जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी निरंतर आपका सहयोग मिलता रहा और भविष्य में भी हम अपेक्षा करते हैं कि आपका सहयोग हमारे लोगों के समुदाय के हित के लिए मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद कार्की जी, धन्यवाद। और धन्यवाद तमाम आपकी पूरी टीम को और सुनने वाले सभी श्रोताओं। नमस्कार।